आज का हमारा टॉपिक है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली परिकल्पना। तो इस मॉडल को बनाने से पहले डी ब्रोगली ने क्या किया था कि जो एक तो बोर का जो सिद्धांत है, एक प्लांक का सिद्धांत है और एक आइंस्टीन की प्रकाश वाली समीकरण है E बराबर mc², इन सब को ध्यान में रखकर अपना सिद्धांत दिया था। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है कि इसका ये सिद्धांत क्या है। तो ये है कि डी ब्रोगली ने साफ साफ कहा था कि जिस प्रकार प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों की द्वैत प्रकृति होती है ना, तरंग और कणीय दो प्रकृति होती है, वेव एंड पार्टिकल, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण है, स्मॉल पार्टिकल है, उनकी भी ड्यूल नेचर या दोहरी प्रकृति होनी चाहिए। वे कभी तरंग तो कभी कण की भांति व्यवहार करते हैं। जो कणीय गुण होते हैं वो होते हैं, एक तो संवेग होता है P बराबर mv, ऊर्जा होती है E, और तरंगीय गुण होते हैं वो होते हैं वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य और आवर्ती v या फ्रीक्वेंसी v, न्यू आवर्ती। तो एक तो वेवलेंथ लैम्डा और फ्रीक्वेंसी v और संवेग और ऊर्जा, ये कणीय गुण और ये तरंगीय गुण। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है, इन दोनों गुणों के संबंधों को डी ब्रोगली ने अपनी समीकरण से शो किया। और डी ब्रोगली ने कहा कि प्लांक समीकरण के अनुसार किसी तरंग की ऊर्जा और आइंस्टीन समीकरण के अनुसार कण की ऊर्जा, यानी कि जो प्लांक समीकरण है वो तो किसी वेव की एनर्जी दर्शाएगी और जो एनर्जी है कण की वो आइंस्टीन समीकरण दर्शाएगी। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, ये बात डी ब्रोगली ने कही। तो E बराबर तो एच न्यू हो गया और E बराबर mc² हो गया, इन दोनों को इक्वल रख देना है हमें। तो h न्यू बराबर mc² हो गया, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h न्यू बटा c बराबर mc, और हमें पता है न्यू बराबर होता है c बटा लेमडा। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 3 यानी कि न्यू का मान है c बटा लेमडा रख देंगे समीकरण 2 में। तो ये इस प्रकार आ जाएगा h गुणा c बटा लेमडा बराबर mc। तो c से c कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक संबंध h अपॉन लेमडा बराबर mc, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं लेमडा यानी कि वेवलेंथ लेमडा बराबर h अपॉन mc, और c है वो प्रकाश का वेग होता है, और कण का वेग अगर दर्शाए तो उसे v से दर्शाते हैं, तो वो हो गया लेमडा बराबर h बटा mv। ये डी ब्रोगली समीकरण आ गया। और mv बराबर होता है, हमें पता है क्या होता है, संवेग p होता है। तो इसको लिख सकते हैं लेमडा बराबर h अपॉन p, इसे डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लेमडा बराबर h बटा mv या h बटा p। और जो लेमडा होती है वो होती है तरंग दैर्घ्य, या लेमडा होती है वो वेवलेंथ होती है, वो क्या होती है, समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। लेमडा बराबर लेमडा व्युत्क्रमानुपाती 1/p। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है डी ब्रोगली सिद्धांत की सार्थकता है। ये सिद्धांत क्या काम आता है। तो पहली बात यह है कि डी ब्रोगली समीकरण इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों के लिए लागू होता है, और हालांकि बड़े कण होते हैं उनकी वेवलेंथ होती है लेकिन उनका मान काफ़ी कम होता है, जिसे नज़रअंदाज या इग्नोर किया जा सकता है। जैसे कोई 1 किलो द्रव्यमान वाली गेंद है, बॉल है, वो 10⁵ मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिशील है, तो इसका डी ब्रोगली अनुसार लेमडा क्या होगा, एच प्लांक कांस्टेंट होता है, हमें पता है। तो एच का मान हो गया 6.62 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और एम का मान यहाँ पर 0.1 kg हो जाएगा, और वी वेग है वो हो जाएगा 10⁵ मीटर पर सेकंड। तो ये मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा 6.62 इंटू -10 की घात 6.62 गुणा 10⁻38 मीटर। ये काफ़ी कम है, इसे इग्नोर किया जा सकता है। इसी प्रकार इसी वेग से गतिशील कोई इलेक्ट्रॉन है, उसका लेमडा या वेवलेंथ क्या होगी, तो लेमडा बराबर h अपॉन mv। एम द्रव्यमान है वो 9.11 इंटू 10⁻31 kg रख देंगे, और प्लांक कांस्टेंट का मान 6.62 इंटू 10⁻34 और 10⁵ मीटर पर सेकंड वेग से गतिशील है। तो इसका मान हमारे पास आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ हो जाएगी 7.27 इंटू 10⁹ मीटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए इतना भी निगलेज इसे इग्नोर नहीं कर सकते, इतना भी कम नहीं है, लेकिन बड़े कण के लिए और पृथ्वी जैसे बड़े ग्रह के लिए देखें तो वेवलेंथ इतनी
चली जाती है काफ़ी, कि हम ज्ञात भी नहीं कर सकते। अब डी ब्रोगली सिद्धांत का महत्व है। बोर मॉडल में एक पोस्टुलेट था, इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग होता है h/2 का पूर्ण गुणज होता है। इसका ये क्यों होता है, इसका उत्तर बोर के पास नहीं था, लेकिन डी ब्रोगली ने इसका आंसर दिया, या इसका डी ब्रोगली सिद्धांत से आंसर दिया जा सकता है। तो माना गया कि इलेक्ट्रॉन वर्तीय पथ में घूम रहा है ना, कि एक सर्कुलर कोई पथ है उस पर घूम रहा है, तो तरंग उसी अवस्था में निरंतर रह सकती है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी वेव है उसी अवस्था में निरंतर रह सकती है जब वृत्त की परिधि 2πr का मान उस तरंग की वेवलेंथ लेमडा का कोई पूर्ण गुणज हो। रेगुलरिटी बनी रहे उस वेव के लिए, उसके लिए कंडीशन हो जाएगी 2πr बराबर n लेमडा, ठीक है। और लेमडा का मान हमें पता है डी ब्रोगली अनुसार h/mv, ये रख देंगे तो 2πr बराबर nh/mv हो जाएगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mvr बराबर nh/2π, यही बोर का पोस्टुलेट था। mvr है वो कोणीय संवेग है। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं कि 9.1 × 10⁻⁻25 किलोग्राम द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 3 × 10⁻⁻25 जूल है, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, ठीक है, वेवलेंथ निकालिए। तो काइनेटिक एनर्जी दी है, उससे हमें वेवलेंथ निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। पहले हम v निकालेंगे, v वेग, तो v बराबर हो जाएगा 2 गुना काइनेटिक एनर्जी बटा m, और इसकी घातांक लग जाएगी 1/2। 1/2 क्योंकि v² है, v को हमने आधा किया है, 2 है v की स्क्वायर, v आधा किया तो ये भी आधा हो जाएगा। तो ये मान रख देंगे 2 × 3 × 10⁻⁻25 9 और जो m है दिया हुआ 9.1 × 10⁻⁻25 kg, तो हमारे पास मान आ जाएगा 812 मीटर पर सेकंड, v वेग आ गया हमारे पास। अब हम लेमडा बराबर h/mv होता है, तो लेमडा का वेवलेंथ निकालेंगे इसके द्वारा। तो s दिया है 6.62 गुणा -10⁻⁻34 जूल पर सेकंड, ये मान है जूल सेकंड, ठीक है। ये मान है प्लांक कांस्टेंट का। m दिया है 9.1 × 10⁻⁻31 kg, और v हमने प्राप्त कर लिया काइनेटिक एनर्जी से 812 मीटर पर सेकंड। तो मान रख के हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 896.7 नैनोमीटर वेवलेंथ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3.6 एंगस्ट्रम वेवलेंथ वाले फोटोन के मास को कैलकुलेट करो। तो हमारे पास लेमडा दी हुई है 3.6 एंगस्ट्रम, इसको मीटर में दर्शाए तो ये हो जाएगा 3.6 × 10⁻−10 मीटर प्रकाश का वेग, ठीक है। तो इस सूत्र में रख देंगे, और m बराबर h/λv होता है। h का मान 6.62 × 10⁻⁻34 और लेमडा का मान 3.6 × 10⁻10 मीटर, जो यहाँ पर शो किया वो रख दिया। और फोटोन का वेग ही प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रख देंगे, तो हमारे पास मास है वो आ जाएगा 6.135 × 10⁻−29 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रम वेवलेंथ वाले किसी कण का संवेग क्या होगा, और ये हमें किस में निकालना है, ग्राम सेमी पर सेकंड में निकालना है, ये हमें इसमें याद रखना है। तो एक एंगस्ट्रम को हम सेमी में चेंज करें तो हो जाएगा 1 × 10⁻−8 सेमी, और h हो जाएगा 6.62 × 10⁻−27 अर्ग पर सेकंड में, या सेमी स्क्वायर पर सेकंड में इसका मान हो जाएगा। तो h/λ तो होता है p बराबर, तो ये रख देंगे मान, ये प्लांक कांस्टेंट 6.62 × 10⁻27 ग्राम सेमी स्क्वायर पर सेकंड, और 1 × 10⁻8 सेमी रख देंगे, तो संवेग आ जाएगा 6.62 × 10⁻19 ग्राम सेमी पर सेकंड। 7.2 × 10⁻7 मीटर वेवलेंथ वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात करो, और मास है इलेक्ट्रॉन को दिया गया है यहाँ पर 9.1 × 10⁻31 kg। तो अब की बार हमारे पास वेवलेंथ दी गई है और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हमें, गतिज ऊर्जा। तो लेमडा बराबर होता है h/mv, पहले हम v निकालेंगे, तो v बराबर हो जाएगा h/m लेमडा। h प्लांक कांस्टेंट का मान रख देंगे, द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg दिया वो रख देंगे, और लेमडा का मान क्वेश्चन में दिया गया है 7.2 × 10⁻7 मीटर, वो रख देंगे। ये मान रख के हल करेंगे तो हमारे पास वेग आएगा, वो आएगा 66 × 10⁻3
बट्टा 65.52 मीटर पर सेकेंड। और हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, उसका सूत्र होता है 1/2 mv²। 1/2 m का मान हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और v² ये 66/65.52 गुणा 10⁻3, और ये स्क्वायर हो जाएगा v², इसलिए मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये मान रख के हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4.55 इंटू 10⁻25 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसका जूल में मान आ जाएगा 4.55 इंटू 10⁻25 जूल। अब ये हमने कुछ न्यूमेरिकल निकाले। विद्युत चुंबकीय तरंग और ध्रुवीय तरंग में अंतर देखेंगे हम। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के लंबवत विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र होता है जो परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक है, और तरंग ध्रुवीय तरंग में क्या होता है, ध्रुवीय तरंग चुंबकीय विद्युत क्षेत्र से संबंधित नहीं होती। नेक्स्ट चीज़ है इसके अंदर कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में भी संचरित होती है, और जो ध्रुवीय तरंग होती है निर्वात में संचरित नहीं होती, इसके लिए माध्यम की जरूरत होती है। नेक्स्ट है सभी विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश के वेग से संचरित होती है, इनका वेग प्रकाश के वेग से कम होता है तथा विभिन्न ध्रुवीय तरंगों का वेग भिन्न भिन्न होता है। इनका वेवलेंथ होता है h/mc या c/ν, और इनका तरंग दैर्ध्य होता है लैम्डा बराबर h/mv या h/p। इनकी ऊर्जा क्वांटीकृत होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों की, और ध्रुवीय तरंगों की ऊर्जा क्वांटीकृत नहीं होती। अब कण और तरंग में क्या अंतर होता है वो हम देखेंगे। कण स्थायीकृत होता है, लोकलाइज्ड होता है, तथा इसकी अंतरिक्ष में एक निश्चित स्थिति होती है। ये अस्थायीकृत होता है, वह इस अंतरिक्ष में फैली रहती है। और कण या पार्टिकल किसी एक कण द्वारा अंतरिक्ष में एक निश्चित स्थान घेरा जाता है तथा कोई दूसरा कण ये स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। अंतरिक्ष में दो तरंगें एक ही स्थान पर साथ साथ रह सकती है। एक ही क्षेत्र में दो कणों में व्यतिकरण संभव नहीं है। एक ही क्षेत्र में दो तरंगों में व्यतिकरण हो जाता है, जिससे प्राप्त परिणामी तरंग छोटी या बड़ी हो जाती है। लास्ट चीज़ है, इन्हें गिना जा सकता है, कणों को गिन सकते हैं और तरंगों को नहीं गिना जा सकता। तो ये थी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबा देना।